के पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने फ्रिक्शन के बारे में जाना कि फ्रिक्शन की शुरुआत कहाँ से, फ्रिक्शन कब लगता है और ये जो फ्रिक्शन के टॉपिक्स है वह किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। हमने ये भी देखा कि फ्रिक्शन का रोल बेसिकली इट इज़ जस्ट कि रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन रोल में आता है, लेकिन कभी कभी फ्रिक्शन आपके मोशन कराने के लिए भी काम में आता है। फिर हमने जैसे जैसे उस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़े हमने ये देखा कि जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यूएस इंटू एन है, जहाँ पे म्यूएस आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इतना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है, हर बार इतना ही लगेगा, जरूर इससे कम भी लगता है। इतना अगर ज़रूरत लगता है उतना ये फ्रिक्शनल फोर्स जितने की उसको ज़रूरत है। बेसिकली फ्रिक्शन की अगर हम रेंज की बात करें तो म्यू के इंटू एन से लेकर के म्यूएस इंटू एन तक होता है। म्यूएस इंटू एन इसका एंड लिमिट है कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। अब इससे ज़्यादा अपोज करने की किसी भी सरफेस में हिम्मत नहीं है, तो म्यूएस इंटू एन बेसिकली द मैक्सिमम लिमिट क्या तक आपका सरफेस क्या करेगा, उस रिलेटिव मोशन को अपोज कर सकता है। एक बार रिलेटिव मोशन को अपोज करना उसने बंद कर दिया तब म्यूएस इंटू एन फ्रिक्शनल फोर्स ना लग करके म्यू के इंटू एन लगे। इस वीडियो लेक्चर में जैसा हमने कहा था कि हम प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे, तो हम इस वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम्स के साथ आए। 5 प्रॉब्लम्स आए हैं दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर द क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट, और चीज़ें समझने के लिए कि क्या हो रहा है और एनालाइज करने के लिए। अब आप अगर इसी 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप समझिए फ्रिक्शन आपका ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। 5 प्रॉब्लम सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के, बाकी आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी चीज़ें आसान होती है। सवाल सॉल्व करने से पहले, प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले हम एक बात आपको बता देते। एक बात उस टाइम भूल गए थे, जो कि अगर हम फ्रिक्शन के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, फ्रिक्शन के माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं कि क्या होता है, तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो किसी भी सरफेस में ये जिगजैग पैटर्न होते हैं, सरफेस कितना भी स्मूथ हो, लेकिन उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपके जो गड्ढे इस तरह के होते हैं। अगर दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, अगर स्मूथ सरफेस होता है तो ये दोनों जो आपस के गड्ढे आपस में बैठ जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, और स्टिक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर रफ सरफेस है तो ये आपस में एक तरफ नहीं बैठते हैं और क्या होंगे, दोनों में फ्रिक्शन है, रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन होंगे। सो अभी हम आगे उस वीडियो में उसको डायग्राम के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की। सो हम डायरेक्टली चलते हैं किसकी तरफ, जो हमारे 5 प्रॉब्लम्स है जो हमारे कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे उसकी तरफ चलते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड दैट। सो हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम कह रहा है, दूसरा प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अगर आपका कोई एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, पुली ब्लॉक सिस्टम मतलब एक मास होगा और उसमें पुली से अटैच हो गए 2 मास। तो बेसिकली इसमें क्या किया है, 2 मास को इन्होंने लटकाया हुआ है, एक मास m है और एक मास 2 kg, जबकि पुली आपके फ्रिक्शनलेस है और जो सरफेस है ये आपका फ्रिक्शन है जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2। अब ये पूछा है कि इस कैपिटल M की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी कि यह पूरा का पूरा सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। सो ऐसे प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, मतलब फोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसको सॉल्व करने के सबसे पहले आप क्या करिए कि जितने भी सिस्टम है उन सब पे लगने वाले फोर्सेस बना लीजिए। एक बार आप फोर्सेस को पहचान में आ जाता है तो जो नेट फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ऐसे फोर्सेस को पॉइंट आउट करने के हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम है, तो हम देखते हैं, ये देखिए। अब अगर ये 2 kg ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर, mg लगेगा नीचे, टेंशन लगेगा इधर क्योंकि मास ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा, ये टुवर्ड्स राइट लगेगा। अब हमारा काम क्या था, फ्रिक्शन कब लगेगा, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अगर ये ब्लॉक राइट टुवर्ड शिफ्ट होने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, फ्रिक्शन चाहेगा कि ये मोशन ना हो, तो उसको किधर लगना पड़ेगा, एफ इधर लगेगा। एफ होगा कितना, एफ आपका म्यूएस इंटू mg होगा। फ्रिक्शन मैक्सिमम कोशिश तो करेगा ही ना रोकने के लिए। अब रोक पाता है कि नहीं रोक पाता है, क्योंकि आपके सवाल में कह रहा है कि सिस्टम में ब्लॉक मूव नहीं होना चाहिए, तो मतलब कि रोक ले रहा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, म्यूएस इंटू एन होगी। एन आपका mg है तो म्यूएस इंटू mg हुआ। मतलब सब मिला करके
सारी वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह 4 न्यूटन आ रहा है। अब यही टेंशन इस ब्लॉक पे भी लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, mg लग रहा है। तो अगर इसमें ब्लॉक में मोशन नहीं होना है जैसा कि सवाल आपका कह रहा है, तो T बराबर mg होगा। टेंशन आपको पता है 4 न्यूटन होगा, तो T बराबर Fs हुआ 4 न्यूटन। अब फॉर ब्लॉक बी के लिए T बराबर mg है, तो 4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। जी की वैल्यू 10 ले ली, तो मास कितना आ गया 0.4 kg। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर ये आपका मास 0.4 kg है, तो ये पूरा का पूरा जो पुली ब्लॉक सिस्टम है ये किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि कौन पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कितना मैक्सिमम या मिनिमम मास होना चाहिए, सबसे पहले ज़रूरी बात है कि आप उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। सो हमारा तीसरा जो प्रॉब्लम है वह यह कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसमें हमने 2 ब्लॉक सिस्टम रखा हुआ, एक का मास कैपिटल एम है, दूसरे का मास स्मॉल एम है। तो और हमने कैपिटल एम मास पे हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है एफ। जो कैपिटल एम और ये सरफेस है, ये सरफेस आपका स्मूथ है, लेकिन जो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच का जो कॉन्टैक्ट एरिया है वह आपका रफ सरफेस। तो ऑब्वियस सी बात है, रफ होगा तो कुछ काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो उसको हमने म्यू बोल दिया। अब ये सवाल में पूछा है कि मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ मास एम सो दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। अगर आपको याद हो तो हमने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी आपके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आएगा, लेकिन दैट विल नॉट बी ऑलवेज द केस। कभी कभार आपका फ्रिक्शन भी मोशन को ले जाने में या मोशन को इन्वॉल्व करने में ज़रूरी होता है। दैट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। अब देखते हैं, 2 ब्लॉक सिस्टम है तो दोनों का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। फ्री बॉडी डायग्राम कैपिटल एम का देखिए, कैपिटल एम का ये लगा वेट mg नीचे, और ये लगा नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द सरफेस, और ये आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई, बाकी अभी सब भूल जाइए वो क्यों लगा अभी हम बता रहे। और जो मास ब्लॉक एम का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया उसका देखिए, mg नीचे लगा और नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स किसके द्वारा, सरफेस के द्वारा नहीं है, ये नॉर्मल फोर्स कैपिटल एम के द्वारा है। अगर किसी सरफेस पे आपने कोई सरफेस रखा, अगर ये पेन है मेरा, हैंड इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा ना, तो अगर नॉर्मल फोर्स हैंड ने इस पे लगाया तो पेन भी तो लगाएगा न्यूटन के 3rd लॉ के हिसाब से। तो कैपिटल एम ब्लॉक ने इस पे लगाया N2 फोर्स, तो वही सेम अपोजिट फोर्स किसने लगाया, N2 लगा। N2 बराबर यहाँ से हुआ स्मॉल mg। अब देखिए हमने फोर्स लगाया है कैपिटल एम वाले मास पे, कैपिटल एम वाले ब्लॉक पे। हमारा जो जाना किसको है, साथ साथ जाना है, मोशन साथ साथ होना है, तो हमारा स्मॉल एम मास भी जाना चाहिए, लेकिन हमने स्मॉल एम मास पे तो फोर्स लगाया नहीं, तो स्मॉल एम मास को कौन ले जाएगा, देयर कम्स द रोल ऑफ द फ्रिक्शन, स्मॉल एम मास को फ्रिक्शन ले जाएगा। तो ये जो एफ एस है वो फ्रिक्शन है। अब अगर एक पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो दूसरे पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। अब आप सोचेंगे कि ये N2 क्यों लगा, कैपिटल एम ब्लॉक का मास जो था उसने छोटे वाले एम पे नॉर्मल फोर्स लगाया अपवर्ड N2, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन स्मॉल एम मास भी कैपिटल एम पे तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, सेम इक्वल एंड अपोजिट N2 लगाएगा। ठीक, न्यूटन 3rd लॉ। N2 बराबर यहाँ से हमारे पास mg है और Fs बराबर हो जाएगा म्यू इंटू एन, म्यू बराबर म्यू इंटू mg, और यही आपका मोशन को कॉज करा तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो यहाँ से हमारा ए आ जाएगा म्यू इंटू जी। अब इसके लिए आते हैं तो N1 देखिए, नेट फोर्स क्या क्या लग रहा है, N1 इज इक्वल टू N2 प्लस mg लग रहा है, N1 इज इक्वल टू N2 प्लस mg, N2 हमको पता है स्मॉल mg, तो ये हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट ही है, तो F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इन सब वैल्यूज़ को पुटअप करने के बाद हमारा जो मैक्सिमम फोर्स आएगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बड़े वाले ब्लॉक पे इतना मैक्सिमम फोर्स अगर हम लगाते हैं तब ये दोनों ब्लॉक आपके साथ साथ जाएंगे। इससे ज़्यादा लगाएंगे तब सिचुएशन कुछ और होगा, तब दोनों साथ साथ नहीं जाएंगे। सो
बेसिकली आपका क्या इसमें मेन कॉन्सेप्ट था कि दूसरे वाले ब्लॉक पे जिसको हमने फोर्स नहीं लगाया था, दूसरे वाले ब्लॉक जिस पे हमने फोर्स नहीं लगाया था, उसको आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? उसको आगे ले जाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल। सो ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस आपका होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए ही रोल में आता है, लेकिन देयर माइट बी द सर्टेन केस कि फ्रिक्शनल फोर्स आपको मोशन को रिलेट भी करता है, कभी कभार उसको क्या करते हैं, एड अप भी कर देता है। सो पिछले प्रॉब्लम्स में मेन कॉन्सेप्ट था कि जब भी किसी भी रिलेटिव मोशन को अपोज करने के फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, कभी कभार मोशन को प्रोसीड करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स जरूरी होता है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम इंक्लाइन प्लेन है, एक कैपिटल स्मॉल एम मास का ब्लॉक हमने रखा, पुली से कनेक्ट करके इंक्लाइन प्लेन पे कैपिटल एम मास का भी ब्लॉक रखा हुआ, दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस का और ब्लॉक के बीच का वह है म्यू, थीटा एंगल है। तो हमको बताना है कि कैपिटल एम बाई एम का जो मैक्सिमम वैल्यू हो, सो दैट पूरा सिस्टम रेस्ट में रहे। और उसके बाद हमको ये भी सिचुएशन को डिस्कस करना है कि जब tan थीटा आपका म्यू से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तब क्या परिस्थिति होगी। सो चलिए देखते क्या होगा। सबसे पहली बात है कि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस वाले ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? इस वाले ब्लॉक पे एक टेंशन लगेगा और एक अगर बात करते तो एक नॉर्मल लगाएगा सरफेस, और एक इसका mg वेट नीचे, यही लगेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू mg, इधर लगेगा टेंशन, इस वाले ब्लॉक पे आता mg लगेगा इधर डाउनवर्ड, इसको दो परपेंडिकुलर वेक्टर के अलॉन्ग तोड़ लेते तो इधर आता था mg cos थीटा, इधर आ गया mg sin थीटा। टेंशन ऊपर लगेगा, चूँकि ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, मोशन को अपोज करने के लिए ऊपर लगेगा। तो हो गया म्यू इंटू एन, जहाँ एन क्या है, mg cos थीटा। अब वही सेम चीज t बराबर कितना हुआ, यहाँ देखिए t बराबर है म्यू mg है। अगर पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना है तो t बराबर म्यू mg होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा इसके लिए आते हैं, देखते हैं t प्लस म्यू इंटू एन बराबर mg साइन थीटा, एन बराबर mg cos थीटा। तो ये हुआ आपका t प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा, राइट। इन सबको सॉर्ट आउट करने के बाद जो कैपिटल एम बाई स्मॉल एम का रेशियो बचता है वह आता है म्यू अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब हमारा बात है कि अगर tan थीटा म्यू से छोटा हुआ तब क्या होगा। tan थीटा अगर म्यू से छोटा हुआ तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आपका लेस देन 0 हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपका m बाई एम का कुछ भी वैल्यू हो, m बाई एम का कुछ भी वैल्यू हो, आपका सिस्टम जो होगा वह स्लाइड नहीं करेगा। Your sliding force, your frictional force and your normal force all are independent of the capital M by small m के रेशियो पे डिपेंड नहीं करेगा, सिंपल सी बात। सो हमने तीनों प्रॉब्लम में देखे। अब एक और प्रॉब्लम है, उससे पहले हम आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ फ्रिक्शन में आखिर में एटॉमिक लेवल पे क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। जो हमने वीडियो के पहले में बताया था कि बेसिकली आप जो स्मूथ सरफेस देखते हैं, लाइक ये अगर आप ग्लास देख रहे हैं या आपको स्मूथ लग रहा है, लेकिन जब भी आप इसकी एटॉमिक लेवल पे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपका जो सरफेस है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब दो स्मूथ सरफेस या कोई भी दो सरफेस आप लीजिए, दो सरफेस जब भी आपके कांटेक्ट में आते हैं तो अब जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे तब आपका ये केस बनेगा। बेसिकली आपके सभी कांटेक्ट आने का ये मतलब नहीं है कि ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे में स्टिक हो जाएंगे या एक दूसरे में एम्बेड ही हो जाएंगे। सिंपली अगर ये कहे कि दोनों सरफेस के कांटेक्ट में आने का सीधा सा अर्थ ये है कि दोनों सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है या दोनों सरफेस के जो एटम्स है वह आपस में क्लोज आ रहे हैं। अब क्लोज आ रहा है तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा और वही रिपल्सिव फोर्स आपका रिलेटिव मोशन को अपोज करने का कारण बनता है। सो दैट वाज द केस ऑफ द मॉलिकुलर लेवल पे ये बात होती है इतनी। सो अभी तक हमने जितने भी देखे थे वह आपके सभी सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स को थोड़ा और हार्ड करते हैं या थोड़ा सा ये कहे कि थोड़ा प्रॉब्लम्स को एडवांस करते हैं
टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को वो भी इंक्लाइन प्लेन पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको बॉडी का किस तरीके से उसको हमने अरेंज किया ये तो आपको दिख ही रहा होगा। सिंपली आपको ये कहे कि यहाँ पे दो फ्रिक्शंस है, 2 kg ब्लॉक और इंक्लाइंड सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका μ1 है, और 4 kg और आपके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, μ2 है। आपसे ये पूछ रहा है कि 2 kg वाले ब्लॉक पे आपका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब सिंपली अगर हम आपकी बात करें तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करने का एक ही तरीका बताया था कि सभी ब्लॉक्स को आप क्या बना लीजिए, पहले फ्री बॉडी डायग्राम। सो आइए देखते हैं 4 kg वाले ब्लॉक पे फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस आपके पास है। तो 4 kg का वेट लगेगा 40 न्यूटन, और सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली ही लगेगा हमेशा, उसमें कोई दो राय नहीं। 40 kg को आप तोड़ेंगे तो 40 cos 30 डिग्री आएगा इधर, और 40 sin 30 डिग्री आएगा इधर। अब दूसरा फोर्स क्या क्या हो सकता है, आपका जो 2 kg वाला ब्लॉक है वह 4 kg वाले ब्लॉक को डाउनवर्ड पुश करेगा, और वह पुशिंग फोर्स आपका F1। कितने फोर्सेस लगेंगे ये हम आपको बता सकते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली आपका जो 2 kg वाला ब्लॉक 4 kg पे F1 फोर्स लगा रहा है, सेम इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड का 4 kg वाला भी 2 kg ब्लॉक पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैंसिल आउट हो जाते हैं, आप उसको दिखा भी सकते हैं और दिखा नहीं भी सकते। अब चूंकि आपका मोशन डाउन द प्लेन हो रहा है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन हो रहा है, तो फ्रिक्शन ऐसे मोशन को अपोज करने के लिए किधर लगेगा, अप द प्लेन लगेगा। फ्रिक्शन का काम ही है रिलेटिव मोशन को अपोज करना, जिधर मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट लग करके वह क्या कर देगा, मोशन को अपोज करेगा। तो 4 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनता है, 40 sin 30 और प्लस F1 माइनस FS1 कितना होगा, μ1 इंटू N1 होगा, इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब 2 kg वाले ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो 2 kg में क्या लगेगा, एक मास mg है, mg का एक कंपोनेंट 20 sin 30 इधर लगेगा। ये F1 है जो आपका 4 kg वाला ब्लॉक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के अंतर्गत लगाया है, ये F1। और अभी भी मोशन डाउन द प्लेन नहीं हो रहा, तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी किधर लगेगा, अप द प्लेन ही लगेगा। हम बार बार दोहरा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का मेन काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। जिधर भी मोशन होगा फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट लग करके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, रोक लेगा जरूरी नहीं है। तो 2 kg ब्लॉक के लिए क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन 20 sin 30 माइनस F1 माइनस μ2 इंटू N2 इज इक्वल टू 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो F1 जो हमने कहा था कि इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो वह कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपको सभी सॉल्व करने के बाद जो आपके पास नेट रिजल्ट बनता है 30 इंटू μ1 इंटू 20√2 माइनस 10√2 इंटू μ2 इज इक्वल टू 6a। अगर आपका μ1 और μ2 दिया हुआ है तो आप एक्सेलरेशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द μ1 μ2 ये एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है। सो ये आपके 5 प्रॉब्लम्स थे जो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट। प्रॉब्लम्स और भी हार्ड हो सकते हैं, लेकिन मेन काम सिर्फ फ्रिक्शन का इतना, रिलेटिव मोशन को अपोज करना, जिधर मोशन हो रहा उसके अगेंस्ट में लग करके साथी का हाथ बढ़ाना। सो प्रॉब्लम्स और कितने कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, अगर हम उसका आपको एक छोटा सा उदाहरण दें तो आप उस पर बुरा मत मान जाइएगा कि आप कहेंगे फ्रिक्शन एक कठिन है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ 2 बॉडी प्रॉब्लम ब्लॉक पर आकर के सिमट नहीं जाता। रोलिंग फ्रिक्शन जब आप पढ़ेंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा बहुत रोटेशनल का कॉन्सेप्ट लगता है, फ्रिक्शन यहाँ भी है। और आप अगर देख के डरे नहीं तो ये देखिए आपके यस्सी वर्मा जब आप खोलेंगे तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है जहाँ पे आपके 3 ब्लॉक का सिस्टम है, और 3 ब्लॉक के सिस्टम के लिए तीनों के कोफिशिएंट्स अलग अलग है और तीनों के एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को भी टैकल करने का तरीका वही है, क्या, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तीनों पर नेट फोर्स निकाल के मास इंटू एक्सेलरेशन करिए, तीनों का एक्सेलरेशन आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे फिर लगाने में आसानी होगी। 5 प्रॉब्लम्स आपके कॉन्सेप्ट बूस्टर के लिए सही है, फिर फिलहाल आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतने आपको आसानी रहे। थैंक यू।